नमस्कार। आप देख रहे हैं द पाइथागोरस क्लासेस और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं क्लास 10th के फिजिक्स को शुरू करने जा रहा हूं। क्लास 10th के फिजिक्स में जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप दूसरे पुस्तक को उठाइएगा तो प्रकाश का परावर्तन अलग चैप्टर में है और प्रकाश का अपवर्तन अलग चैप्टर में है। तो सबसे पहले हम प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और यह जो सबसे पहला वीडियो लेक्चर आपका है इसमें प्रकाश का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परिचय, प्रकाश किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में महत्व रखता है और प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, इन तमाम तरह के चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा के साथ। प्रकाश का परिभाषा इस प्रकार से दिया जाता है: प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। वास्तव में हम अपने दैनिक जीवन में हम अपने आसपास के जो तमाम वस्तुओं को देख पाते हैं वो प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। इस तरह से प्रकाश का परिभाषा आप दे सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। जैसे ही हमारे आसपास प्रकाश होता है तो उस प्रकाश के उपस्थिति में हम तमाम तरह की वस्तुओं को अपने आसपास साफ साफ देख पाते हैं। बिना बिना प्रकाश के हम अपने आसपास के वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। यानी कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश को ऊर्जा का ही एक रूप माना जाता है। प्रकाश को ऊर्जा का ही एक रूप माना जाता है, जिसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। और इसको हम एक उदाहरण के साथ आपको प्रमाणित भी करके बताएंगे कि किस प्रकार से प्रकाश को एक ऊर्जा का रूप बताया गया है। प्रकाश का जो पथ होता है इस प्रकार होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश जिस पथ पर चलती है वह पथ सरल होता है, सीधी होता है। प्रकाश के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसा स्थान जहां वायुमंडल नहीं है, जहां पर हवा का कोई भी अंश नहीं है, उस स्थान को निर्वात कहते हैं। और प्रकाश एक ऐसा तरंग है जो कि निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। उदाहरण के लिए निर्वात का सबसे अच्छा उदाहरण चंद्रमा को माना जाएगा। जैसे कि चंद्रमा के पास अपना वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायु का एक भी अंश नहीं है, तो इस तरीके से वहाँ पर प्रकाश की किरणें हैं जो कि आसानी से गति कर सकती है। और इस प्रकार से निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को आप मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस कथन को। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। इसके गमन हेतु एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव या गैस। हम प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग, इन दोनों तरंगों को यहाँ पर तुलना करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश एक ऐसा तरंग है जिसको कि गमन करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। यानी कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, वायु में भी गमन कर सकता है, जल में भी गमन कर सकता है, कांच में भी गमन कर सकता है। लेकिन ध्वनि के गमन करने के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की ज़रूरत है। द्रव्यात्मक माध्यम का अर्थ होता है एक पदार्थ रूपी चीज़। पदार्थ रूपी चीज़ जो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और इस प्रकार से अगर जहाँ वायुमंडल नहीं है, उदाहरण के लिए निर्वात वाला क्षेत्र, तो निर्वात वाला क्षेत्र में ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकता है, किंतु प्रकाश वहाँ गमन कर सकता है। उदाहरण के लिए आप चंद्रमा को लीजिएगा, तो चंद्रमा पर ध्वनि तरंग जो है वो गमन नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से पृथ्वी पर हम लोग एक दूसरे से आपस में आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं, चंद्रमा पर उस प्रकार का बातचीत सॉरी
जी हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर आए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, उस प्रकार का जो बातचीत है वो चंद्रमा पर संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत कर पाना संभव नहीं है। लेकिन प्रकाश की किरणें वहाँ पर गमन कर सकती है, यानी कि जब भी वहाँ पर अंधेरा होगा तो अंधेरा होने के तत्पश्चात वहाँ पर किसी टॉर्च को या किसी लाइट को जलाया जाएगा तो प्रकाश की किरणें जहाँ तक संभव होगी वहाँ तक गति कर सकती है, वहाँ तक चल सकती है। तो प्रकाश के तरंग में और ध्वनि के तरंग में यही डिफरेंस है जी। प्रकाश का तरंग जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि का तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि के तरंग को गति करने के लिए, ध्वनि के तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता जरूर होगी, और इसीलिए ध्वनि को अनुदैर्घ्य तरंग के श्रेणी में रखा जाता है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। क्लास 9 में जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर तरंग दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, इसके बारे में आपको बताया गया होगा। और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन प्रकाश जो है उसके गमन के लिए तो चूंकि कोई द्रव्यात्मक माध्यम की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग क्यों कहा जाता है। तो इसका एक ही वजह है कि प्रकाश के गमन करने के लिए कोई द्रव्यात्मक माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। प्रकाश आसानी से निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी जिस स्थान पर वायुमंडल नहीं है। लेकिन ध्वनि की प्रकृति इस प्रकार की नहीं है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन कर ही नहीं सकता है। ध्वनि के गमन के लिए एक कोई माध्यम की ज़रूरत होना ज़रूरी है। ठोस माध्यम रहे, द्रव्य माध्यम रहे, गैस माध्यम रहे, लेकिन कोई ना कोई माध्यम का होना आवश्यक है, एक द्रव्यात्मक माध्यम का। और इस प्रकार से ध्वनि को जो है अनुदैर्घ्य तरंग में रखा जाता है और प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग में या फिर अनुप्रस्थ तरंग में रखा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, हम अपने आसपास कोई वस्तु को कैसे देख पाते हैं, क्यों दिखाई पड़ता है कोई वस्तु। मान लीजिए कि हम अभी जिस स्थान पर बैठ कर करके आपके लिए यह वीडियो तैयार कर रहे हैं, इसके आसपास के तमाम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। आप भी जहां से बैठ कर करके हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, आप भी अपना मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन, अपने आसपास के तमाम चीज़ों को देख पा रहे हैं। इसका एक कारण है कि जैसे ही किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वहां से परावर्तित हो कर करके, यानी कि वो उस वस्तु से टकरा कर करके वापस लौट करके हमारे आँखों तक पहुंचता है। और आँख में एक भाग होता है जी रेटिना, जिसको हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना या दृष्टिपटल, उस पर हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब का अर्थ यहाँ से आप समझिएगा चित्र, इमेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे ही किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वहां से परावर्तित होकर हमारे नेत्र तक पहुंचती है, और हमारा नेत्र में रेटिना जो दृष्टिपटल है उस वस्तु का प्रतिबिंब तैयार करता है, और हम आसानी से उस वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट किया गया है, देखिएगा। मान लेते हैं कि एक कमरा में पूरी तरह से अंधेरा है। मान लीजिए कि हम किसी एक अंधेरे रूम में एंट्री कर लिए और बत्ती को जला दिए, तो प्रकाश की किरण जैसे ही अंधेरा रूम में ही मैंने प्रवेश करिएगा तो रूम अंधेरा है, लेकिन हम लाइट को स्विच ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही लाइट स्विच ऑन हो जाता है तो कमरा में रखा हुआ तमाम वस्तु, सब कुछ जो है, दीवार वगैरह सब कुछ हमें आसानी से दिखना शुरू हो जाता है। कारण क्या है कि प्रकाश की किरण कमरे में रखे वस्तुओं पर पड़ती है और परावर्तित होकर हमारे आँख के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, जिससे वे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगते हैं। तो अगर कोई वस्तु आप देख रहे हैं या हम देख रहे हैं तो इसका एक ही वजह है कि प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद परावर्तित होकर करके हमारे नेत्र में रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब या चित्र का निर्माण करती है। कुल मिला जुला कर करके प्रकाश को आप क्या कहिएगा, तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है, लाइट इज ए मीडियम। प्रकाश एक माध्यम है जिससे कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसकी अनुपस्थिति में अगर प्रकाश अनुपस्थित हो तो किसी भी वस्तु को देखना असंभव है, किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे।
अब जैसे पीछे हम आपको बता रहे थे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, समझिएगा कि हम क्यों प्रकाश को एक ऊर्जा का रूप कहते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। मान लीजिए कि जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो कोई भी बल्ब जो परिपथ में जुड़ा हुआ है, बढ़िया से कनेक्शन फिटेड है, तो जैसे ही उस बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो वह बल्ब जो है प्रकाश उत्सर्जन प्रारंभ कर देगा, यानी बल्ब जो है प्रकाश को उत्सर्जित करना शुरू कर देगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्युत धारा में विद्युत ऊर्जा है, विद्युत धारा में विद्युत ऊर्जा है, जो कि बदल गया जा कर करके प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा यहाँ प्रकाश ऊर्जा में बदल गया, किसके हेल्प से? विद्युत बल्ब की सहायता से। समझिएगा कि ऊर्जा जो है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह जो कथन हमने कहा, यह ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। और ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत की सहायता से हम यह व्याख्या कर पाते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा जो है बल्ब के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा में बदल गया, क्योंकि ऊर्जा तो नष्ट हो नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा विद्युत बल्ब की सहायता से प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे इस प्रकार से कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, तो आप एक बढ़िया सा उदाहरण दे करके बताइएगा कि जब एक बढ़िया से कनेक्शन किया हुआ बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह बल्ब जो है जलना शुरू हो जाता है, जलना प्रारंभ हो जाता है, और इसी के साथ वह प्रकाश देना प्रारंभ कर देता है। इस घटना में विद्युत धारा से बहने वाली विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, वायु में भी प्रकाश की चाल जो होती है वो, ध्यान दीजिएगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। वायु में भी प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। इसके पीछे हमने बताया था निर्वात, जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ भी प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, तो उसका उत्तर निर्वात ही होगा जी, क्योंकि निर्वात में थोड़ा बहुत जो है प्रकाश का चाल वायु की तुलना में अधिक होता है। तो अगर पूछे कि माने प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, तो निर्वात में। हालांकि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग समान ही रखा गया है। आप किसी भी बुक में देखिएगा तो दोनों में लगभग प्रकाश का चाल यही रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इससे संबंधित किस प्रकार से हल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और किस प्रकार से बोर्ड में प्रकाश और प्रकाश से संबंधित जो गुण है उससे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद वाला जो फैक्ट है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की जो चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं जी। जैसे वायु में जो प्रकाश की चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो 10⁸ के मतलब क्या हो गया, 10 करोड़। 10⁸ के मतलब हो गया 10 करोड़। ऐसे कैसे कीजिएगा, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 8 दफ़ा तो आ जाएगा 10 करोड़, और उसमें 3 से गुना करिएगा तो 30 करोड़। यानी कि प्रकाश जो है वायु में लगभग 1 सेकेंड में 30 करोड़ तक की दूरी तय कर सकता है। इसी प्रकार से जल में प्रकाश का जो चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह जो चाल है प्रकाश का वो जल में है। आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश को जिस प्रकार से हम बता रहे थे कि प्रकाश एक तरंग है, ध्वनि तरंग की भांति,
लेकिन प्रकाश के कुछ घटनाओं में प्रकाश को एक कण भी माना गया है और कुछ घटनाओं में प्रकाश को एक तरंग भी माना गया है। और जब प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत है, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत क्या हमको बतलाता है कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, जिसको हम लोग फोटॉन कहते हैं। आगे जो आपका जो क्लास 11 और 12 होगा, वहाँ पर जब आप पढ़िएगा तो यह जो प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति है कि कुछ स्थानों पर प्रकाश को तरंग के रूप में परिभाषित किया गया है और प्रकाश को कुछ स्थानों पर कण के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इन सभी गुणों को आप आसानी से वहाँ समझ पाएंगे। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल क्या समझना है कि आज वर्तमान समय में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग मान लिया गया है और कुछ घटनाओं में कण मान लिया गया है, और जिसको प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। इंग्लिश में इसको ड्यूअल नेचर कहा जाता है कि प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति है, क्योंकि कुछ स्थानों पर प्रकाश को तरंग के रूप में परिभाषित किया गया है और कुछ स्थानों पर प्रकाश को कण के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे समझिएगा, अगर हाँ, जो हम बता रहे थे पीछे वही फैक्ट यहाँ पे लिया गया है कि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। लेकिन अगर MCQ ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछे तो आप बता दीजिएगा सीधा सीधा कि सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल है निर्वात में होगी। वायु से भी अधिक हो सकता है, निर्वात में थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। ये तो खैर प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, किरण जिसको अंग्रेजी में रे कहते हैं, ज्योमेट्री वाला किरण से थोड़ा सा यह अलग है। ज्योमेट्री में भी हम लोग किरण पढ़ते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, यानी प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसकी दिशा को किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसकी दिशा को किरण कहते हैं। आगे समझिएगा, एक प्रश्न लिया हुआ है। कई बार यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के परीक्षा में 2-3 नंबर में फिजिक्स में पूछ देता है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, यह कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसको कहते हैं। प्रकाश पुंज का मतलब हो गया किरणों का पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं, जिसमें प्रकाश के अनगिनत किरण होते हैं। और प्रकाश पुंज जो है कुल 3 तरह का होता है। सबसे पहला समानांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समानांतर प्रकाश पुंज में प्रकाश पुंज की जो सभी किरणें होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। आप समानांतर रेखाओं के गुणों के बारे में क्लास 9 में पढ़े होंगे मैथ में, कि जब किसी समतल में 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है तो उनके बीच की लंबविक दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो समान होता है। यानी कि थोड़ा सा मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों बार बार इस प्रकार से हो रहा है। खैर ध्यान दीजिएगा, समानांतर प्रकाश पुंज, तो हम बता रहे थे समानांतर प्रकाश पुंज जिस प्रकार से जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट समानांतर रेखाओं के गुणों के बारे में जानता है वो इसे आसानी से समझ सकता है कि जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार से गमन करे कि उनकी जो तमाम किरणें हैं वो एक दूसरे के समानांतर हो, तो उस प्रकार के किरण पुंज को, प्रकाश पुंज को समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला जो है अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इसमें प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी मान लीजिए कि किसी स्रोत से बहुत सारा प्रकाश की किरण आ रहा है और सब आ कर के एक बिंदु पर जमा हो गया, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इसमें प्रकाश की जो सभी किरणें हैं एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए ले लीजिए टॉर्च। जब आप टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है कि टॉर्च के जो लाइट है, टॉर्च का जो बल्ब है, उसको आप एक बिंदु मान लीजिए, तो उस टॉर्च के लाइट से सभी प्रकाश की किरणें जो है वो
मतलब एक दूसरे से इस प्रकार से देखिएगा, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है उस बिंदु पर से निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश पुंज जो है कुल मिलाकर के 3 प्रकार का होता है। समानांतर प्रकाश पुंज, जिसमें प्रकाश की तमाम किरणें जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती है। दूसरा जो होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई नजर आती है। और अपसारी किरण पुंज, जिसमें प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ध्यान में रखिएगा इन तमाम चीज़ों को, आगे समझिएगा। यहाँ से कुछ प्रकाश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहला जो है आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनस। आत्मदीप्त पदार्थ यानी नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ लुमिनस, यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, उसको आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, जिसके पास स्वयं का प्रकाश है, इसी सूर्य की वजह से तमाम पृथ्वी का जो क्षेत्र है, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ग्रह जो हैं वहाँ पर प्रकाश पहुँचते रहता है। तारे, ध्यान रखिएगा जितना भी आसमान में जो तारा होता है उन तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है। इसीलिए कहीं कहीं पर देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा सूर्य एक तारा है, द सन इज अ स्टार। सूर्य वास्तव में एक तारा है, क्योंकि जितने भी तारे हैं उन तमाम तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश है। तो सूर्य के पास भी तो चूंकि अपना प्रकाश है, इसीलिए सूर्य को एक तारा माना गया है। सूर्य हो गया, तारे है, दीपक है, बल्ब है, टॉर्च है, मोबाइल का फ्लैश है, यानी जो भी चीज़ें हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश है उसको आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनस कहा जाता है। अगला टॉपिक है अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस किसको कहते हैं? यानी ऐसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। जैसे में पत्थर, टेबल, कुर्सी, लकड़ी, बहुत सारे पदार्थ हैं जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। और जो भी अदीप्त पदार्थ है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। जैसे अगर आप अपने आसपास रखे हुए चीज़ों को देख रहे हैं तो वो अदीप्त है और उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है और परावर्तित हो करके आपको वह वस्तु आसानी से दिखलाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अदीप्त पदार्थ जितना भी है अगर उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो वह प्रकाश जो है आसानी से परावर्तित हो सकता है, आसानी से वह परावर्तित हो जाएगा। आगे समझिएगा कि चंद्रमा को एक अदीप्त पदार्थ है माना गया है, क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश है ही नहीं। तो आप कहिएगा कि चंद्रमा को हम कैसे देख लेते हैं? तो चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश के कुछ भागों को परावर्तित कर देता है, और प्रकाश के जब परावर्तन वहाँ से होता है तो इस घटना के कारण हम चंद्रमा को देख पाते हैं। वास्तव में जो रियलिटी यही है कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, इसीलिए चंद्रमा को एक अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पिंड माना गया है। आगे समझिएगा प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम किसको कहते हैं। नाम से ही सब कुछ स्पष्ट है जी, नाम में ही तो सब कुछ रखल है। प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा क्षेत्र जिससे हो करके प्रकाश की किरणें गमन करती है, उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखिएगा, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे नेत्र तक पहुंचती है वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। फिर से देखिएगा, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे नेत्र तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यानी कि जब आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो घटना तो वही है कि उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है और उससे लौट करके हमारे नेत्रों तक पहुंचती है, और नेत्र का रेटिना उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बनाता है, रेटिना पर बनता है। तो प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा माध्यम हुआ जिसमें किसी वस्तु से प्रकाश निकल करके हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है। उदाहरण के लिए जल, वायु, कांच, ये सब जो है प्रकाशीय माध्यम है। और प्रकृति के अनुसार माध्यम को, प्रकाशीय माध्यम को 2 भागों में बांटा गया है जी। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी। समांगी को अंग्रेजी में होमोजेनियस कहते हैं और विषमांगी को हेटेरोजेनियस कहते हैं। समझिएगा, समांगी जिसे होमोजेनियस कहते हैं, समांगी का मतलब हो गया समांगी, समान, यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग
के गुण और बनावट एक समान होते हैं, जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट एक समान होते हैं, जैसे जल और कांच। आपके पास एक गिलास जल रहे तो उस जल के किसी भी भाग को आप देखिएगा, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, तो उसमें जो गुण होगा वो तमाम स्थानों पर एक समान होगा। कांच जो है इसी प्रकार से है, जिसके प्रत्येक भाग का गुण जो है आपस में समान है। तो इस प्रकार का जो प्रकाश के लिए माध्यम है उसको समांगी माध्यम कहते हैं। और विषमांगी माध्यम में कि प्रत्येक भाग के गुण और बनावट जो है असमान होते हैं, यानी कि गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, या और भी आपके आसपास बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट एक जैसे नहीं होंगे और उससे कि प्रकाश की किरणें गमन कर सकती है, तो वो विषमांगी माध्यम कहलाएगा। आगे समझिएगा, पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? पारदर्शी, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो सकती है, उसको कहते हैं पारदर्शी। उदाहरण के लिए वायु, कांच, पानी, ये सब ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश की किरणें जो है आसानी से पार कर जाएगा, तो इसको पारदर्शी पदार्थ भी कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में ओपेक कहते हैं, यानी जिससे होकर करके प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है, जिससे होकर करके प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अंग्रेजी में उसको ओपेक कहा जाता है। उदाहरण के लिए मिट्टी, पत्थर, ईंट आदि, घर का दीवार जो है, लकड़ी जो है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जिससे होकर करके प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, उसी को अपारदर्शी कहते हैं। आगे समझिएगा, पारभासी। पारभासी को ट्रांसलूसेंट कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर करके प्रकाश की जो किरणें हैं वो पूरी तरह से पार नहीं होकर करके उसका कुछ ही भाग हल्का फल्का पार कर पाता है, उसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी जिससे होकर के प्रकाश का कुछ ही भाग पार कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आदि। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट इस इंट्रोडक्शन का टॉपिक है छाया। जब हम रात में अंधेरे में या सॉरी रात में जब हम चलते हैं तो हमारा जो छाया है वो सामने सड़क पर बनता हुआ प्रतीत होता है। छाया का क्या कारण है? छाया को अंग्रेजी में शैडो कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। समझिएगा कि जब प्रकाश के गमन पथ में, यानी मान लीजिए कि हम सड़क पर चल रहे हैं और पीछे से कोई बाइक वाला आ रहा है, तो जब हम सड़क पर चल रहे हैं और उस बाइक के लाइट का जो प्रकाश है वो हमारे बॉडी पे पड़ रहा है, और हमारे बॉडी को तो चूंकि पार नहीं कर पाएगा प्रकाश की किरणें, क्योंकि हमारा बॉडी स्वयं एक अपारदर्शी पदार्थ है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी को तो वो आगे पार नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे बॉडी के आगे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है और उस अंधेरा क्षेत्र को ही हम छाया कहते हैं। फिर से समझिएगा, इस चीज़ को आप मैंने कल्पना भी कर सकते हैं कि जब आप कहीं चल रहे हैं, किसी जगह पे रुके हुए हैं, तो चल रहे हैं या फिर रुके हुए हैं, तो अगर वहाँ पे लाइट है, प्रकाश है, और वह प्रकाश की किरणें जो है आपको पार नहीं कर पा रही है, तो जब आपको वो पार नहीं कर पाती है तो आपके आगे अंधेरा क्षेत्र जैसा निर्मित होता है और वहीं पर आपका छाया बनता हुआ प्रतीत होगा। चलिए, तो इसके अगले पार्ट में प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और दर्पण, इन तमाम तरह की चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और यह बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी समावेशित करूंगा, उसको भी इंक्लूड करूंगा। इसके साथ ही साथ बिहार बोर्ड में किस प्रकार से इस पाठ में और इस पाठ से रिलेटेड किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तमाम प्रश्नों को भी किया जाएगा। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी परीक्षा के लिए और नॉलेज के लिए, दोनों तरह के चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और ज़रूरत पड़ने पर इन सभी चीज़ों को आप एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और बुक को खोल कर करके जो पहला पार्ट है प्रकाश और प्रकाश के गुण, उन चीज़ों को पढ़िएगा। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।